जितेंद्र सर, जब मैं बात करता हूँ लोगों से क्रिप्टो के बारे में, तो वो कहते हैं कि या तो ये ट्रेडिंग है या फिर बात कर देते हैं गैम्बलिंग की। तो अगर आपको समझाना हो उन लोगों को कि भाई ये सिर्फ ये चीज़ नहीं है, कुछ और भी चीज़ है, तो आप कैसे समझाते हैं उन लोगों को? गैम्बलिंग है क्या, ये समझने की बात ठीक है। जहाँ हम 1 रुपया लगाएं और प्रॉफिट 10 रुपये हो सकता हो, 5 रुपये हो सकता हो, वो गैम्बलिंग है। ठीक है। अगर हम इंट्राडे करते हैं इक्विटी बाजार में, तो भी हमारे बड़े बूढ़े जितने भी हैं वो कहते हैं कि ये जुआ है। और क्रिप्टो में लिवरेज मिलती है। और जब रेगुलेटरी ना हो तो एक समस्या ये रहती है कि कौन सा कॉइन लें, कौन सा नहीं लें। ठीक है जितेंद्र सर, जब हम बात करते हैं बैंक्स की, तो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन से जब मैं बैंक के बारे में पूछता हूँ तो उनका एक लैक ऑफ ट्रस्ट दिखने लगा है। वो कहते हैं बैंक तो बने हैं स्कैम के लिए, बैंक बने हैं पर्टिकुलर मतलब इन्फ्लेशन काउंट नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ों की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में भी फ्रॉड दिख जाता है, बहुत सारी चीज़ों को लेके बैंक की अगर हम बात करें तो लोगों में एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स है बैंक को लेकर। क्या जब से क्रिप्टो आ गया है तब से ही ज़्यादा हो गया? नहीं, देखो, आज अगर आप साइबर फ्रॉड की बात करेंगे तो भारत में हर रोज मोर देन 100 CR साइबर फ्रॉड है। और फिर बैंक सिर्फ चक्कर कटवाता है। और कई बार तो ये समस्या हो रही है कि मैंने OTP दी नहीं, बहुत सी ऐसी समस्या आ रही, मैंने ऐसा दिया ही नहीं। अब लिटरेसी रेट कम है तो फ्रॉड भी हो रही है। और बैंक में जो एम्प्लॉय बैठे हैं या बैंक के जो बैठे हैं, जो बैंक का जो भी सिस्टम है, वो क्यों चाहेंगे कि तुम्हारे पास से पैसा जाए? इसलिए आनंद फानंद में 2017 ने RBI ने बैन किया। किसी चीज को बैन करने का अधिकार RBI को थोड़ा है। एक आदमी क्या चीज रख सकता है, ये RBI थोड़ा फैसला कर सकता है। ये ना सर, आप हमारी ऑडियंस को भी बताएं। आज अगर सवाल यही होता है, क्योंकि कुछ लोगों से अगर मैं पूछता हूँ क्रिप्टो लीगल है इलीगल है, वो कहते हैं ये तो इलीगल है, ये तो करना ही है, यूज ही नहीं करना है, पुलिस आ जाएगी, जेल आ जाएगी। अगर लोगों को पता ना हो क्रिप्टो लीगल है इलीगल है, आप कैसे इसका भ्रम तोड़ेंगे? इसमें 3 चीजें हैं। ठीक है। और आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। जी। लीगल, लीगल टेंडर, रेगुलेटेड। अल सल्वाडोर ने लीगल टेंडर किया। भारत में क्रिप्टो लीगल है। लीगल टेंडर होना और लीगल होना दोनों में डिफरेंस है। लीगल टेंडर होना मतलब आप कोई भी सरकारी काम में पैसे जहां आपने देने हैं, वहां आप कोई भी टेंडर लेना है, कुछ भी लेना है कहीं पे भी, वहां आप क्रिप्टो को पैसे के तौर पे यूज कर लो। ये पॉसिबल नहीं है। वो छोटा सा कंट्री था, वो कर सकता है। गोल्ड भी लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर तो रुपया ही है। तो लोगों को एक ये बना रहता है लीगल टेंडर कर दिया अल सल्वाडोर ने, भारत ने नहीं किया। लीगल टेंडर और लीगल होने में फर्क है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो पुराने फाइनेंस की बात नहीं करेंगे। बार्टर सिस्टम के बाद बहुत सारी चीजें हुई, कैश इकोनॉमी हुई और अब आज डिजिटल इकोनॉमी है। अब हम बात करेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि क्रिप्टो करेंसी की बात होती है, बिटकॉइंस की बात होती है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वी डू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन इन द स्टूडियो, जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर है। सो वी हैव मिस्टर जितेंद्र हियर इन द स्टूडियो। तो हम जितेंद्र सर से बात करेंगे रिगार्डिंग BTCs, यानी कि बिटकॉइन की बात करेंगे, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात करेंगे, बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर इकोनॉमी की बात करेंगे। प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। मिस्टर जितेंद्र सिंह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया आयुष जी, थैंक यू आपने बुलाया और समय दिया। जी सर, नया साल आ गया है। बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं हम लोग भी कि इस साल में हम इतने पैसे बचाएंगे, इस साल में हम ये करेंगे, इस साल में हम वो करेंगे। एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, क्या आपने भी कुछ रेजोल्यूशन ले रखे हैं? देखो, रेजुलेशन के बिना तो लाइफ बोरिंग सी हो जाएगी। ठीक है। और मैं तो उस कोट को बार बार कहता हूँ अपने साथियों को। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आध्यात्मिक गुरु भारत के, लक्ष्य विहीन इंसान पशु समान। अगर लक्ष्य है ही नहीं तो पशु में हमारे में फर्क है ही नहीं। ठीक है। तो और लक्ष्य 4 मैं ये सोचता हूँ, और अपने जितने भी मेरे साथी होते हैं, जितने भी हम ट्रेनिंग सेशन लेते हैं, ट्रेन करते हैं, उनको भी बताते हैं कि लक्ष्य 4 उसमें होने चाहिए। जैसे एक गाड़ी के 4 पहिए हैं, वैसे ही होने चाहिए। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं होना चाहिए अपना फाइनेंशियल ले लिया, हेल्थ छोड़ दिया। आपकी हेल्थ का भी होना चाहिए, आपकी सोशल हेल्थ का भी होना चाहिए, आपके परिवार के लिए कैसा है, एग्जैक्टली, और आपकी मेंटल हेल्थ का भी होना चाहिए। हम बिजी रहते हैं पूरे साल और अपने ऊपर खर्च करने में कंजूसी करते हैं। बिल्कुल। हम घर का बजट बनाते हैं, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं एक घर पे सारे कामों में, और अपने ऊपर 10,000 रुपए, 5,000 रुपए भी खर्च नहीं करते। ठीक है। तो मैंने भी लिए हैं और अपने साथियों को भी दिए हैं। इसके बिना हम 2 किस्म से लेके चलते हैं। पहला, हम अपने ऊपर, दूसरा एक हमारा फर्ज भी है, नैतिक फर्ज भी है कि हम अवेयरनेस दें
तो कितने साथियों को अवेयर कर पाएंगे, कितने इंडियंस को अवेयर कर पाएंगे, एग्जैक्टली ये भी हमारा एक उस रेजोल्यूशन का पार्ट है। ठीक है। जी। तो ये रेजोल्यूशन आई थिंक सभी को लेने भी चाहिए। जी, लेने भी चाहिए। जितेंद्र सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं और आप पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं, लेकिन आज बात करते हैं सफर की। ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? अगर फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो इंश्योरेंस से शुरू हुआ। ठीक है। 2006 में टाटा AIG के साथ मैंने इंश्योरेंस की यात्रा शुरू की। ठीक है। और इंश्योरेंस में उस समय यूलिप का समय था। ओके। यूलिप बहुत ज्यादा चलती थी और मिसकंसेप्शन था और मिस सेलिंग थी। ठीक है। यूलिप पे लोगों ने 3 साल पे करो, डबल ले लो, ऐसे करके काफी चली थी। तो उसी समय मेरी भी इंश्योरेंस में एंट्री हुई थी। ठीक है। जब एंट्री हुई 1-2 साल हुआ तो पता चला कि ज्यादातर इंश्योरेंस में एलोकेशन चार्ज बहुत ज्यादा है, 50% तक था। ठीक है। तो मैंने टाटा AIG के साथ शुरू की थी यात्रा। ठीक है। यूलिप में एलोकेशन चार्ज बहुत ज्यादा था। तो वहां पता चला कि एलोकेशन चार्ज म्यूचुअल फंड में कम है, तो अपने आप को स्विच किया म्यूचुअल फंड की तरफ। ठीक है। म्यूचुअल फंड करते करते पता चला कि फंड मैनेजर का काम है और आप खुद भी अगर सीख लेते हैं तो फंड मैनेज कर सकते हैं। तो वहां से इक्विटी और कमोडिटी ट्रेडिंग की तरफ आए। ठीक है। वहां से कुछ दिन तक यात्रा की। फिर एक साथी आया जिसने बताया कि ये क्रिप्टो एक रेवोल्यूशन है, आने वाला है। बिल्कुल। मैंने उसको इग्नोर कर दिया और बहुत ज्ञान बांटा उसको। आमतौर पे जिसको कम ज्ञान होता है वो ज्ञान बांटता ज्यादा है। बिल्कुल। तो मैंने भी उसको बहुत समझाया कि ये कुछ नहीं है, बुलबुला है, ऐसे है, वैसे है। बिल गेट्स भी इससे खिलाफ थे, अरुण जेटली भी खिलाफ थे, मैंने भी कहा। और जो मेरे पास 10 रुपए की चीज आई थी, ठीक है, कुछ समय देखते देखते वो लाखों में हो गई। ओके। वो शायद उस दिन मेरे को समझा नहीं पाया कि ये चीज क्या है। फिर धीरे धीरे समझा कि ये चीज क्या है, जरूरी क्यों है। तो वहां से अपने आप को क्रिप्टो में स्विच किया। ठीक है। 2021 से फिर लगातार इसके साथ अपनी यात्रा तय कर रहे हैं। जितेंद्र सर, इस देश की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को लगता है कि क्रिप्टो एक गलत चीज है। आज के देश के जो प्रेजेंट में युवा हैं उन्हें फिर भी लगता है कि हाँ, क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, एक अच्छी चीज है। इस देश के लोगों को अगर आम जनमानस भाषा में आपको समझाना हो कि क्रिप्टो असल में है क्या, तो आप कैसे समझाओगे? देखो, 2 सवाल आए उससे आपके। जी। एक तो ज्यादातर लोगों को गलत लगता है, बिल्कुल, और एक क्रिप्टो है क्या। पहली चीज तो गलत वाले पे आते हैं। ठीक है। भारत में 1897 में शेयर बाजार की शुरुआत हुई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक बरगद की पेड़ के नीचे। ठीक है। और 10 करोड़ डीमैट अकाउंट होने में 100 साल लग गए। बिल्कुल। और क्रिप्टो की यात्रा 2010 से शुरू हुई और आज भारत में 10 करोड़ क्रिप्टो यूजर है। 10 करोड़। हाँ। तो इट मीन इसने बहुत तेजी से पांव पसारे। तो लोग शेयर बाजार को तो सुनते सुनते आए, लेकिन डीमैट अकाउंट तो 10 करोड़ होने में 100 साल लग गए। बिल्कुल। और यहां 15 साल में 10 करोड़ क्रिप्टो यूजर्स हो गए। ठीक है। अब दूसरी बात आता है कि एक आम आदमी इस क्रिप्टो को समझे कैसे। देखो, जब क्रिप्टो को छोड़ दें, किसी भी चीज को, कोई भी चीज नई आती है जी, तो वो किसी पुरानी समस्या का समाधान आती है या हमारे लाइफ में लग्जरी ऐड करने के लिए आती है। ठीक है। तो क्रिप्टो भी ऐसे एक समाधान आया है। आयुष जी, 2008 में एक बैंक अमेरिका का जिसकी मार्केट कैप $600 बिलियन थी, ठीक है, वो उस समय तमाम भारतीय बैंकों से बड़ी मार्केट कैप रखता था। ठीक है। और उसने प्रॉपर्टी को ऐसे अनाप शनाप रेटों पे मॉर्गेज किया और उसने 15 सितंबर 2008 को दिवालिया होने की एप्लीकेशन लगा दी और सारा संसार की मार्केट हिल गई। उस समस्या का समाधान क्रिप्टो है। ये समझने की जरूरत है। ठीक है। क्रिप्टो में क्या होता है? क्रिप्टो में सारे ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर होते हैं। ठीक है। क्रिप्टो बेसिकली डिजिट्स हैं जो कोडिंग भाषा में बनी है। आम आदमी ये समझे कि डिजिट्स हैं, कोडिंग भाषा में बनी है, इनक्रिप्टेड है और इनके तमाम ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर होते हैं। ठीक है। और ब्लॉकचेन एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिस पर एक बार ट्रांजैक्शन होने के बाद आयुष जी दोबारा एडिट या डिलीट नहीं हो सकता और ट्रांसपेरेंट भी है। ठीक है। तो जो बैंक दिवालिया हुआ था उसकी समस्या यह थी कि वहां पे रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग नहीं थी कि बैंक के पास एसेट कितनी है, लोन कितना है। तो मॉर्गेज कर लिए एसेट से भी ज्यादा। एग्जैक्टली। और प्रॉपर्टी के रेट धड़ाम हो गए। बिल्कुल धड़ाम हो गए तो मॉर्गेज की हुई किस काम की। अब आपने आज एक हाउस को करवा दिया है मॉर्गेज, ठीक है,
और 1 करोड़ रुपए लोन ले लिया, मार्केट में उसकी वैल्यू रहेगी 60 लाख, बिल्कुल, तो आप क्यों 1 करोड़ भरोगे? एग्जैक्टली, आपने बैंक को दे दिया। अब बैंक उसका करेगा क्या? तो बैंक के पास लिक्विड की दिक्कत हो गई। और जब कैश फ्लो मार्केट में ना हो, कैश फ्लो बाजार में ना हो, तो गिरना ही होता है। एग्जैक्टली। ऐसे इसको साधारण भाषा में समझे तो वो डिजिट्स जो कोडिंग भाषा में बनी है, जिनका आदान प्रदान ब्लॉकचेन पे होता है, और जो एक पब्लिक लेजर है, जो डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसको कोई एक सेंट्रलाइज बॉडी मॉनिटर नहीं कर रही, और उसको कोई भी देख सकता है, ट्रांसपेरेंट है, एडिट और डिलीट नहीं हो सकता, ऐसी जगह पे इसका लेन देन होता है। तो साधारण भाषा में वो डिजिट्स जो कोडिंग भाषा में है और जो एक डिसेंट्रलाइज लेजर पर जिनका आदान प्रदान होता है, वो क्रिप्टो है। जितेंद्र सर, जब मैं बात करता हूँ लोगों से क्रिप्टो के बारे में, तो वो कहते हैं कि या तो ये ट्रेडिंग है या फिर बात कर देते हैं गैम्बलिंग की। तो अगर आपको समझाना हो उन लोगों को कि भाई ये सिर्फ ये चीज नहीं है, कुछ और भी चीज है, तो आप कैसे समझाते हैं उन लोगों को? बिल्कुल सही सवाल है आपका आयुष जी। जैसे गैम्बलिंग है क्या, ये समझने की। ठीक है। जहां हम 1 रुपया लगाएं और प्रॉफिट 10 रुपये हो सकता हो, 5 रुपये हो सकता हो, वो गैम्बलिंग है। ठीक है। अगर हम इंट्राडे करते हैं इक्विटी बाजार में, तो भी हमारे बड़े बूढ़े जितने भी हैं वो कहते हैं कि ये जुआ है। और क्रिप्टो में लिवरेज मिलती है। और जब रेगुलेटरी ना हो तो एक समस्या ये रहती है कि कौन सा कॉइन ले, कौन सा नहीं ले। एग्जैक्टली। क्रिप्टो में एक अच्छी और एक बुरी चीज है। अच्छी चीज क्या है कि इसमें वर्चुअल कम्युनिटी ज्यादा इन्वॉल्व है। जैसे आप देखते होंगे कोई सॉन्ग आएगा, वो यूट्यूब पे अपलोड होगा और रातों रात उसके मिलियन में व्यूज होंगे। एग्जैक्टली। ऐसे ही क्रिप्टो कम्युनिटी, क्रिप्टो की जो एक्सचेंज है वो वर्ल्ड वाइड चलती है। तो कोई भी कॉइन आया है तो उसको वर्ल्ड वाइड सभी खरीद सकते हैं। तो वर्चुअल कम्युनिटी अंगेज है। तो 1 रुपए का कोई कॉइन आया है तो रात रात में 1 लाख का हो सकता है। ये इसके लिए गजब की चीज है। इसके लिए समस्या क्या है कि उसका कोई आधार नहीं है, इसके पीछे कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसके पीछे कोई इंडस्ट्री नहीं है, इसके पीछे कोई बैलेंस शीट नहीं बनी, मतलब कोई बुक वैल्यू नहीं है। तो जैसे ही वो हवा थी बना, वर्चुअल कम्युनिटी एंगेज हुई, और अगर वो उससे नेगेटिव हुई, पॉजिटिव थी तो वहां तक पहुंच गई, और नेगेटिव हुई तो वो 1 लाख रुपए से वापस 1 रुपए पर आ जाएगी। अब 1 रुपए से 1 लाख तक यात्रा में तो आपको जहां अच्छा लगा कहीं पे आप शामिल हो गए तो अच्छे में है। ठीक है। लेकिन अगर आप वापसी में आने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो गैम्बलिंग इसलिए मानते हैं कि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। एक्चुअली जब ट्रेडिंग इसकी करते हैं हम, ठीक है, तो ट्रेडिंग के अगर आप इसको चीज रूल समझ लेंगे तो ये गजब की चीज है, वहां से भी अच्छी चीज है। लेकिन वो हम बात करेंगे आगे चल के कि ट्रेडिंग में आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है। जितेंद्र सर जी, मेरा सवाल ये भी है, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे मजबूर होना पड़ रहा हो, जिस देश में इलिटरेसी इतनी ज्यादा हो, उस देश को क्रिप्टो कभी समझ आएगा? देखो, अगर हम देश की बात करें जी, हम मंगल पर भी पहुंच गए, ठीक है ना, और हमने, इसरो ने हमारे अलग अलग इतिहास रचे जी, और आप देखेंगे तो दुनिया में किस देश की लीडर सबसे ज्यादा सीईओ हैं? इंडिया। तो इंडिया। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम 80 करोड़ राशन वालों को गिने, ठीक है, हमने इनोवेशन भी बहुत किए। एक जागने की जरूरत थी और धीरे धीरे जाग रहे, ठीक है। आज का भारत वो भारत नहीं है जो 50 साल पहले था। हम जब छोटे थे तो सुनते थे कहते हुए कि हम अमेरिका से 100 साल पीछे। बिल्कुल। पिछले 50 सालों में उनकी जीडीपी ने 15 गुना ग्रोथ लिया, 15 गुना, ठीक है, और हमने 30 गुना। उनकी चलती है 2-3%, हमारी 7-8%। आज हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गई। तो ये जो रेवोल्यूशन है, जब 10 करोड़ यूजर हो गए क्रिप्टो के, तो पहला फेज क्या होता है? पहला लोग अनुसरण करते, ठीक है, पहले समझदार नहीं हुए क्योंकि हमारी लिटरेसी रेट भी कम है। अब धीरे 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 लोग समझदार हो रहे हैं, ठीक है। पहले तो होता क्या है जी, जब किसी चीज में ज्यादा रिटर्न होता है तो वहां पे डुप्लीकेसी भी ज्यादा होती है। जो चीज बाजार में ज्यादा बिक रही हो, चोर उसी की डुप्लीकेट बना के बेचते हैं। बिल्कुल। तो अब क्रिप्टो में पिछले 10 साल का एनुअल रिटर्न देखें बिटकॉइन में तो 220% है। ओके। तो इतना ज्यादा रिटर्न है तो वहां पे डुप्लीकेट चीज भी आएंगी। अब चूंकि लिटरेसी रेट कम है तो डुप्लीकेट चीज को नहीं पहचान पाते, रेगुलेटरी का अभाव है, ठीक है। तो धीरे 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 जब क्या होता है, बहुत सुना होगा आपने कि बुरी चीज ज्यादा फैलती है, अच्छी कम। सुना? बिल्कुल।
तो जब किसी के साथ ठगी हो जाती है या किसी के पैसे चले जाते हैं ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा फैलती है। लेकिन जो कमाए हुए लोग होते हैं तो रेगुलेटरी नहीं है तो टैक्स ना देना पड़ जाए वो छुपा लेते हैं। तो यह पैसा बहुत बना है। सही बात है। और गैम्बलिंग को लोग पहले शेयर बाजार को सुनते थे, गैम्बलिंग है गैम्बलिंग है गैम्बलिंग है, लेकिन दुनिया में जितने भी अमीर बनते हैं बने तो उसी के माध्यम से, शेयर मार्केट से। एग्जैक्टली, है ना। हम एक एग्जांपल लेंगे गजब का, राधा किशन दमानी जी का। ठीक है। राधा किशन दमानी जी शेयर बाजार के निवेशक थे और अच्छे से एक्सपर्ट भी थे। ओके। 2002 में उन्होंने उनका मन किया कि एक ऐसा शोरूम खोलता हूं जहां पे अपनी ही प्रॉपर्टी हो, किराए पे ना हो। ठीक है। और एक मिडिल मैन आराम से एक जगह के शॉपिंग कर ले। ओके। और उन्होंने एक मार्ट खोला पवई में, मुंबई में 2002 में, और खोलते चले गए, प्रॉफिट होता चला गया, अपने पूरे परिवार को शामिल कर लिया। और 100 मार्ट खोलने के बाद 2017 में उन्होंने इक्विटी बाजार में लिस्टिंग लिया। अब उनकी वैल्यू एक दिन में 17 बिलियन के पार पहुंच गई। तो 17 बिलियन मार्ट से तो नहीं आए थे, बिल्कुल हिस्सेदारी बेचने से आए थे, है ना। और शायद इतने की हिस्सेदारी उस दिन ना हो। एग्जैक्टली। तो पैसे वाला बनाया इक्विटी ने। सेम अब इक्विटी भारत में शेयर बाजार 100 साल से लंबी यात्रा हो गई। ठीक है। तो अवेयरनेस धीरे धीरे आई, अब लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। और एक और एग्जांपल इसमें हम लेंगे रियल एस्टेट का। हम बात ही कर रहे थे, मेरे दोस्त से मैं बात कर रहा था, रास्ते में बातचीत थी। ठीक है। कि पहले रियल एस्टेट में जो एडवाइजर होते थे उनको दलाल बोलते थे। हाँ जी। और उनकी एक अच्छी रेपो समाज में नहीं थी। ठीक है। मिडिल मैन में ऐसे सोचते थे दलाल है, दलाली करता है। और आज रियल एस्टेट के एडवाइजर बड़ी बड़ी डील करवाते हैं, विदेशों में भी करवाते हैं। और उनके बिना डील संभव भी नहीं है। सेल्स के बिजनेस को दुनिया समझने लग गई। तो ऐसे ही अब क्रिप्टो में आए लोग। ठीक है। 10 करोड़ यूजर हो गई। पहला फेज यूजर बनने का था, अब अवेयरनेस का है। जब अवेयरनेस की तरफ आएंगे तो धीरे धीरे सही क्या है, गलत क्या है, रेगुलेटरी क्या है, पीएमएल एक्ट क्या है, टैक्स कम कैसे होगा, टीडीएस कम कैसे होगा, उस तरफ बढ़ेंगे। तो अब सेकंड फेज में एंट्री कर रहा है भारत। तो मतलब कहने का यही है कि बदलाव आ रहे हैं, धीरे धीरे करके हम और चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे सरकार की बात करें या चाहे लोगों की बात करें। सरकार से पहले तो सरकार देख ही नहीं रही थी। भारत में आरबीआई ने बैन कर दिया। फिर जो इंडियन मोबाइल एसोसिएशन अहमदाबाद ने उसके अगेंस्ट में आई। बिल्कुल। वहां सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चली। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरबीआई का अधिकार क्षेत्र नहीं है, आरबीआई को तो राइट ही नहीं है। भारत सरकार को निर्देश दिया कि आप इस पे रूल लेके आए। ठीक है। वहां से जागे, पहला फेज हुआ, एक्सेप्ट होने लगी कि आप अब क्रिप्टो रख सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, खरीद बेच कर सकते हैं। ठीक है। इंडियन एक्सचेंज का आगमन हुआ, क्रिप्टो एक्सचेंज का, CoinDCX और काफी एक्सचेंज आने लग गए। तो फर्स्ट फेज से हम सेकंड की तरफ बढ़े। सरकार ने G7 में भी इस मुद्दे को उठाया, जी समिट में, G20 की जो हुई उसमें उठाया कि इसको मिलके इसके ऊपर रेगुलेशन बनाते हैं, अकेले देश की बात नहीं है। क्योंकि भारत 2-3 समस्याओं से घिरा हुआ है। एग्जैक्टली। जैसे हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से घिरे हुए हैं और ये एक समस्या है। और क्रिप्टो में कहीं ना कहीं इसका लेन देन ना हो जाए, मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात, क्रिप्टो में डायरेक्ट फंडिंग ना हो जाए, तो सरकार का एक डर है। ठीक है। दूसरा, लिटरेसी रेट भारत में कम है, सरकार का ये भी डर है कहीं ठगी ना हो जाए लोगों के साथ। लोगों के हितों को सुरक्षित रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। जी। अब वहां से इनको सरकार ने क्या किया, तो पहली चीज लेके आए कि इसको हाई रिस्क वाले में रख दिया, 30% टैक्स लगा दिया। ठीक है। और 1% टीडीएस लगा दिया। अब सरकार ने धीरे धीरे समझा है, कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दी है, अब सरकार शायद पॉजिटिवली इस पे स्टेप उठाएगी और वो इनकम में शामिल हो जाएगी, इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स दे और टीडीएस शायद कम हो जाए। तो एफआईओ के तहत एक्सचेंजों का रजिस्ट्रेशन दे दिया कि जो जो भारत में क्रिप्टो का व्यापार करना चाहते हैं कर सकते हैं, बस एफआईओ को बताओ। तो अब धीरे धीरे 50 से ज्यादा एक्सचेंजों ने एफआईओ में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ठीक है। तो एक पॉजिटिव स्टेप की तरफ बढ़ने लगे हैं। और सरकार को ये पता है कि जो क्रिप्टो में अच्छा सीख जाते हैं, क्रिप्टो एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो भारत को छोड़ के विदेश चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि जैसे ब्रेन ड्रेन की थ्योरी थी ऐसे ही ये मनी ड्रेन की थ्योरी ना विकसित हो जाए और शिफ्ट हो जाए सारे। तो पॉजिटिवली सरकार भी इस पे सोच रही है। बट जितेंद्र सर, बात ये है कि
आपने बोला कि ठीक है बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, बट हम बहुत पीछे रह जाएंगे अगर हम बात करें बाकी देशों की। लाइक एल सल्वाडोर की अगर हम बात करते हैं, वो उसने तो अपनी एक्सेप्ट कर ली है कि एज अ करेंसी हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी और देशों की बात करें, बहुत कम डेवलप्ड हैं, उनकी भी अगर हम बात करें वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि क्रिप्टो में हम इन्वेस्ट करेंगे, सारी सरकारें कहती हैं। और हर देश का मेन प्रॉब्लम वही रहता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इंडिया को आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आगे आना चाहिए, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक विजन देना चाहिए कि हाँ ये है, ये है, ये सब देशों में चलता है सर ये। सब देशों में चलता है, इवन अमेरिका में बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस हो गई है। एग्जैक्टली। दुबई में ग्लोबल सिटी इसलिए बनता जा रहा है कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं। अगर हम और लेट हुए तो ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं। बहुत पीछे रह जाए। तो सरकार को इसमें पॉजिटिवली तो सोचना चाहिए। ठीक है। और ऐसी कोई एसोसिएशन बनी भी नहीं कि एक्सचेंजेस मिलके चले जाएं या और एक्सपर्ट मिलके चले जाएं। ठीक है। और भारत में बड़ा देश है, समस्याएं ज्यादा है, डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री की अपनी बहुत समस्या होती है। ठीक है। वो डेवलप्ड कंट्री है, तो वो लग्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत समस्याओं को मिटाने की तरफ बढ़ रहा है। Exactly. तो एक देश जो समस्याओं को मिटाने की तरफ बढ़ता है तो उसमें ये चीजें थोड़ा सा लेट शामिल होती है। ठीक है। और जिन देशों में समस्याएं तो खत्म हो चुकी हैं, अब आगे कैसे बढ़ना है उस पे है, तो वहां थोड़ा सा जल्दी शामिल होते हैं। ठीक है। सरकार से तो अपील यही करेंगे बजट से पहले, इस बजट में। और आपने भी अच्छा मुद्दा उठाया है जी। हम भी अपने साथियों के साथ जो भी मैसेज दे सकते हैं और जहां भी बात पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएंगे कि टीडीएस को कम करें, वॉल्यूम आए, और टैक्स को इनकम में शामिल करें। तो ये कुछ न कुछ थोड़ा सा सरकार का फ्रेंडली भी होगा। और जो जितना तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं, 2000 के आसपास एक आंकड़ा है, रफली आंकड़ा है, 2000 के आसपास लोग शिफ्ट हो चुके हैं बाहर देशों में, खासतौर पे दुबई में। तो ऐसा ना हो वो परमानेंट शिफ्ट हो जाए और फिर जाके हमें सर रियलाइज हो कि हम लेट हो गए। हाँ, अगर एवरेज एक साथी 10 करोड़ की एसेट लेके भी शिफ्ट होता है, एग्जैक्टली, तो बहुत बड़ा आंकड़ा शिफ्ट होता है। तो सरकार को पॉजिटिव रुख रखना चाहिए। ठीक है। और जो भी, जैसे अभी सरकार ने केवाईसी के लिए एक नॉर्म्स दिया 3 दिन पहले ही कि आप उसमें थोड़ा सा ठीक किया है कि बैंक अकाउंट भी आप उसमें मैंडेटरी करो और दो। तो सरकार धीरे धीरे एक एक स्टेप उठा के बढ़ तो रही है, लेकिन स्पीड स्लो है। एग्जैक्टली। ठीक है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। ठीक है। जितेंद्र सर, एक ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स सपोज यू आर अ फाइनेंस मिनिस्टर और फॉर दैट मैटर आरबीआई गवर्नर। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हो इस देश में विद रिस्पेक्ट टू द क्रिप्टो, लीगल करने की बात है या बाकी टैक्स की बात है, आप क्या करना चाहेंगे? देखो, आपने एक चीज देखी होगी कि जो चीज जितनी खुली हो जी, और जिसमें ट्रांजैक्शन बढ़ जाए, जैसे भी भारत में जीएसटी आई, जीएसटी में कुछ चीजों पे टैक्स बढ़ा है जी, कुछ पे घटा है, और भारत का जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ के आसपास मंथली पहुंच गया। पहले वो टैक्स सिस्टम इतना उलझा हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, काफी उलझा हुआ था। तो सब मिला के 1 लाख करोड़ का कलेक्शन भी कभी नहीं हुआ। ठीक है। जब चीजें सिंपली हुई, उनका सिंप्लीफिकेशन किया गया, तो टैक्स बढ़ गया। ठीक है। अब जिस चीज पे हवा क्रिएट करा जा रहा है, इस पे अगर सही से सरकार रुख ले ले, सिंपल कर दे, टैक्स में शामिल कर दे, टीडीएस 0.01 कर दे, ठीक है, तो जिन भारतीय एक्सचेंजों का वॉल्यूम आज, एक भारतीय वॉल्यूम एक्सचेंज है उसका वॉल्यूम 100 मिलियन भी नहीं है, और एक विदेशी एक्सचेंज है उसका वॉल्यूम 5-5 बिलियन है। एग्जैक्टली। तो अगर ये वॉल्यूम यहाँ बढ़ेगा तो टैक्स सरकार को बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है। तो ये 2-3 चेंज, इसको जितना सिंपल हो सकते उतना सिंपल करें, और जितना कम हो सकते उतना कम करें। कम करने से नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और हिडन ट्रांजैक्शन हट जाएंगे। ठीक है। जब हिडन ट्रांजैक्शन हट जाएंगे तो टैक्स बढ़ेगा, और कम होगा तो लोग खुल के आएंगे। ये ऐसे ही है जैसे शेयर बाजार में धीरे धीरे जितने भी हुए थे, चेंजेस हुए थे, उससे टैक्स बढ़ा है सरकार का। मार्केट कैप बीएसई एनएसई की बढ़ी है, घटी नहीं। तो यहां भी बढ़ेगी। आज एक भारतीय एक्सचेंज की भारतीय रुपए के अनुसार बात करें तो पर डे का वॉल्यूम जो है 200 करोड़ भी नहीं होता। ठीक है। जबकि विदेशी एक्सचेंजों की बात करें तो एक दिन का भारतीय रुपए की बात करें तो 40-40 हजार करोड़ का वॉल्यूम होता है। तो उस पर अगर टैक्स को छोटा कर दे और सिंपल कर दे तो यहां भी होगा। सिंप्लीफाई करना, क्योंकि चाइना तो इन चीजों को रोक के बैठी है। चाइना तो अपनी दुनिया, गूगल भी रोक दिया है, ट्विटर भी रोक दिया है, फेसबुक भी रोक दिया, अपनी अलग दुनिया जी रही, और उन्होंने अपने आप को डेवलप भी कर लिया। हम तो बाकी दुनिया के साथ हैं। अगर हम चाइना को निकाल दें तो हर 5वां आदमी तो भारतीय है, तो 5वां हिस्सा तो हमारा बनता है। बिल्कुल बनता है ना। लेकिन ये उलझे हुए हैं कहीं ना कहीं।
अगर सरकार इसको सिंपल कर दे, ठीक है, और मैं अगर कहीं भी हूं उस जगह पे, सलाह देने की जगह पे हूँ, बिल्कुल। इम्प्लीमेंट, तो मैं सिंपल करूँ। हम्म, आप लाइफ को भी समझते हैं आयुष जी, बिल्कुल। जितना सिंपल होगा उतना आसान है। एग्जैक्टली, है ना? तो सिंप्लीफाई करना जरूरी है। जरूर लीगल से- करेंगे आप? देखो, लीगल तो है ही, हम्म, ये एक मिसकंसेप्शन है। ये ना सर, आप हमारी ऑडियंस को भी बताएं। आज अगर सवाल यही होता है, क्योंकि कुछ लोगों से अगर मैं पूछता हूँ क्रिप्टो लीगल है इलीगल है, वो कहते हैं ये तो इलीगल है, ये तो करना ही नहीं है, यूज ही नहीं करना है, पुलिस आ जाएगी, जेल आ जाएगी। अगर लोगों को बताना हो क्रिप्टो लीगल है इलीगल है, आप कैसे इसका भ्रम तोड़ेंगे? इसमें 3 चीजें हैं, ठीक है और आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। जी। लीगल, लीगल टेंडर, हम्म रेगुलेटेड। हम्म अल सल्वाडोर ने लीगल टेंडर किया था। हम्म भारत में क्रिप्टो लीगल है। ठीक है, लीगल टेंडर होना और लीगल होना दोनों में डिफरेंस है। ओके। लीगल टेंडर होना मतलब आप कोई भी सरकारी काम में पैसे जहां आपने देने हैं, वहां आप कोई भी टेंडर लेना है, कुछ भी लेना है कहीं पे भी, ठीक है, वहां आप क्रिप्टो को पैसे के तौर पे यूज कर लो। ये पॉसिबल नहीं है। वो छोटा सा कंट्री था, वो कर सकता है। गोल्ड भी लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर तो रुपया ही है। तो लोगों को एक ये बना रहता है, लीगल टेंडर कर दिया अल सल्वाडोर ने, भारत ने नहीं किया। लीगल टेंडर और लीगल होने में फर्क है। लीगल होने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज आप रख सकते हो, बेच सकते हो, दान कर सकते हो। ठीक है, इट मींस लीगल है। कोविड के दौरान भारत सरकार ने डोनेशन लिया क्रिप्टो में, बिल्कुल लिया। अब भारतीय एक्सचेंज है जो मैंने नाम लिया, कॉइन स्विच, कॉइन डीसीएक्स, काफी एक्सचेंज है जिन पे ट्रेड होता है। आपको इनकम टैक्स ले रही है सरकार, टीडीएस ले रही है। इनकम टैक्स, टीडीएस लीगल चीज पर ले सकती है। ऐसा नहीं हो सकता आप सरकार को कब जाओ कि मैंने 100 करोड़ रुपए कमा लिए और ये 100 करोड़ रुपए मैंने कोकीन बेची थी और इसका 30% टैक्स आप ले लो। ओके, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर 30% टैक्स ले रही है तो लीगल चीज पे ले रही है। सही बात है। तो इलीगल नहीं है, इस चीज से बाहर निकले। ठीक है, रेगुलेटेड नहीं है, मतलब एक रेगुलेटरी नहीं है, जैसे सेबी है, जैसे आईआरडीए है। ठीक है, अभी आप इस चीज को समझे। 1897 में शेयर बाजार आया। सेबी कब आई? नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी 1988 में। हाँ, ठीक है। और 1992 में स्टैच्यूटरी बॉडी। ठीक है, यानी 1992 में सेबी आई और 1897 में शेयर बाजार आया। शेयर बाजार आया, यानी 95 साल बाद रेगुलेटरी बॉडी आई। अब रेरा कब आई स्टेट को? अभी 2016 में। हाँ, बहुत 2016 में। हाँ, रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ। फ्लैट तो बहुत साल से बन रहे हैं। तो यहाँ तो और तेज है उल्टा। ठीक है, कि टैक्स में शामिल हो गई, टीडीएस हो गया, एफआईयू हो गया, तो रेगुलेटरी भी आएगी। अब ये सरकार ने देखना है कि कौन से विभाग को देना है, कैसे बनाना है। ठीक है, तो उनसे तो बहुत तेजी से आएगी। तो भारत में क्रिप्टो लीगल है, ठीक है, बट रेगुलेटेड नहीं है। ठीक है, इलीगल वाली कोई बात नहीं है क्योंकि टैक्स और टीडीएस हमेशा लीगल चीज पर ही लिया जाता है। तो ये जितने भी जो भी साथी इस बात को समझे जी। कोई कह देता है लीगल नहीं है, अरे भैया टैक्स ले रही है, डोनेशन ले रही है, बिल्कुल टैक्स और डोनेशन किस पे लिया जाता है, तो इस चीज को समझे। ठीक है जी। जितेंद्र सर, बात करते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की भी, डेफी कहते हैं। तो अगर हमारी जनता को समझना हो कि डेफी क्या है, तो क्या आप कॉमन लैंग्वेज में लोगों को समझा सकते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की अगर हम बात करें? बहुत बढ़िया। एक्चुअली आयुष जी यही चेंज है सबसे बड़ा। बिना बिचौलिए, बिना कागजें, बिना बैंक के आप कर्ज देश के और लेस के, ये डेफी है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई भी एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट नहीं है जो मॉनिटर करे। अब आपको बैंक से लोन लेना है, आप एक दिन के लिए ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। एक वीक के लिए बिल्कुल नहीं ले सकते। आपको कम से कम भी लोन देंगे तो कहेंगे यार 1 महीना तो मिनिमम हाँ, अगर ओडी लिमिट भी लेंगे तो, और बाकी लेंगे तो ज्यादा सालों की। ठीक है, अब अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बेंगलोर के किसी बैंक के पास जाएं तो क्या कोई मॉर्गेज लोन मिल सकता है? पॉसिबल नहीं है। और अगर गोल्ड आपने पहन भी रखा है, ले भी लिया, तो दोबारा लेने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। सही बात है। अब कोई ना कोई मिडिल मैन अंगेज उसमें बीच में रहेगा। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है कि आपके पास एक एसेट है, आप और आपके पास पैसे हैं। ठीक है, तो इसमें सारे काम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत होते हैं। यानी जो एग्रीमेंट बनना है उसको पहले बना लिया। ठीक है, अब उसमें चेंज नहीं हो सकता, अब उसको एग्जीक्यूशन में लाना है। अब मान के चलो आपके पास, आप बेंगलोर गए हो, ठीक है, और आपके पास डिजिटल एसेट है,
भारत में ये डिजिटल एसेट है, दुनिया में अलग अलग नाम है। आपके पास डिजिटल एसेट है, आपका मन हुआ कि मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है, आपने अपनी चीज को सबमिट किया, ठीक है, वहां पे, और जिस साहूकार के पास पैसा होगा वो आपको बता देगा मैं तो ये लूंगा। अब ना केवाईसी हुई, बिल्कुल सही बात है, ना उस साहूकार को ये देखने की जरूरत उसका कौन सा पैसा है। अब खास बात वो डेवलपिंग कंट्री से कि डेवलप कंट्री से। आपके पास, आप देखो जापान में क्या इंटरेस्ट रेट है और इंडिया में क्या इंटरेस्ट रेट है, बहुत डिफरेंस है। अब वो जापान से हूं, आपको बहुत कम रेट पे पैसा यूज करने के लिए मिल गया। अब जो डेफी की एप्लीकेशंस थी जो अलग अलग हैं, बड़ी बड़ी हैं, जैसे हम लीडो की बात करें तो 25 बिलियन से ऊपर मार्केट कैप है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ऐसे एक बिचौलिए ने अपना रोल निभाया, दोनों को मिलाया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको जितनी जरूरत थी उसने दे दिया, आप इंटरेस्ट पे करेंगे। अब गजब की बात क्या है इसमें, हम कोई भी चीज लेते हैं हमारी एसेट बढ़े, ठीक है। आप सपोज करो आपने, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है, जैसे इसका आगमन हुआ वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है। 2012 में आपके पास पैसे थे 1 लाख रुपए, ओके, और आपने गोल्ड खरीद लिया 1 लाख रुपए का, और 2018 में कभी जरूरत पड़ी कि आपको कुछ पैसा लेना है तो 70,000 रुपए आपको उसके अगेंस्ट मिल गए, ठीक है। और आज बड़ी हाई तौबा मची हुई कि गोल्ड 1,40,000 के ऊपर पहुंच गया, बिल्कुल, है ना। अगर हम इसकी एनुअल रिटर्न देखेंगे तो वो 1 लाख रुपए आज आपके 5 लाख रुपए बन गए 2026 आते आते। अब आपको अगर आज उसके अगेंस्ट में लोन लेना हो तो आपको 3 लाख रुपए मिल सकता है, नहीं तो आपकी वो एसेट है ही। और वही 2012 में आपने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन ले लिए, लोन उसके अगेंस्ट भी मिलता है, बिल्कुल। वो 1 लाख रुपए आज आपके 300 करोड़ बन गए। ओके, अब आपको 300 करोड़ के अगेंस्ट में भी लोन मिलता है, बिल्कुल। यानी एसेट को संभाल के रखा था, अब 5 लाख के अगेंस्ट में लोन लेना है, 300 करोड़ के अगेंस्ट में लोन लेना है, बिल्कुल। तो 300 करोड़ वाले को जरूरत पड़ेगी क्या? नेवर। और अगर जरूरत पड़ती है उसका 30% भी मिलता है ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी, ठीक है, तो 90 करोड़ मिल रहा है। और कौन दे रहा है? शायद कोई इटली से दे रहा हो, जापान से दे रहा हो, जर्मनी से दे रहा हो, सिंगापुर से दे रहा हो, यानी एक डेवलप्ड कंट्री का बंदा लोन दे रहा है, तो लोन इंटरेस्ट रेट कम है, और डेवलपिंग कंट्री का ले रहा है क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो ये डेफी का बिना बैंक, बिना कागज, बिना गारंटी, ठीक है, आपको लोन मिल गया, और बॉर्डरलेस, क्रॉस बॉर्डर कि पूरी दुनिया, जैसे भारत के तो ऋषियों ने पहले भी कहा है सारा संसार हमारा घर है, बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते है ना, बिल्कुल। तो अब धीरे धीरे एक्चुअल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ये एक ऐसा, और धीरे धीरे आगे चल के जब चेंज आएंगे तो सोच भी नहीं पाएंगे। जैसे हम पिछले चेंजों को देखें, ठीक है, आज से 50 साल पहले किसको लगता था कि ऐसे फोन पे ऐसे आमने सामने बैठ के अमेरिका से और यहाँ से वीडियो कॉल करेंगे? इम्पॉसिबल, एग्जैक्टली, नहीं था। तो ऐसे ही ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पूरे इस ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम को चेंज करने वाला है। ठीक है जितेंद्र सर, जो आपने डेफी की बात करी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, आप कॉर्पोरेट के लोगों को ट्रेन भी करते हैं, तो जब आप उनके पास जाते हो, एक जेनजी माइंडसेट है, क्योंकि जो अभी रिसेंटली बच्चे पैदा हुए हैं उनको थोड़ा एक्साइटमेंट भी रहती है, कुछ लोगों को डर भी रहता है, तो आप उनको किस तरीके से देखते हो? उनका ओपिनियन इन चीजों को लेके क्या सही है, या वो भी नेगेटिव माइंडसेट के साथ बैठे हैं? जैसे एक तो लैक ऑफ नॉलेज, ओके, बड़ी चीज है। बहुत से लोगों को तो लीगल और इलीगल का ही डाउट रहता है, पहले तो ये बताना पड़ता है। फिर चेंज अवश्यंभावी है, इनएविटेबल है, टल नहीं सकता, वो धीरे 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 धीरे। मैंने आज से 3 साल पहले एक साथी को बीटीसी रिकमेंड किए, ठीक है, और उन्होंने 3 बीटीसी लिए, ठीक है, आज वहां से वो 5 गुना हो गई जब से लिए। तो ऐसा नहीं था पहली मुलाकात में लिए, बैठे, उनका अपना रिजॉर्ट है, वहां हम कुदरती गए हुए थे, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा ठीक ऐसा है तो मैं रख लेता हूँ। आज उसको समझ में आया, तो उनके संपर्क में जितने आते हैं वो उनको बताते हैं। तो एक तो जिनके पास पैसा ज्यादा है आज के दिन, उनकी एज लगभग 50 के पार हो चुकी है, नीचे वाले तो कम है, वो तो एग्जाम्पल है कुछ 10,000 में से एक के पास, और उनका माइंडसेट पक चुका है। देखो हम हैं तो हमारी हैबिट्स और हमारे नेचर का नतीजा,
सही बात है। और वो इतने साल से उन्होंने चीजों को बनते बिगड़ते देखा है। हम्म तो उन्होंने क्रिप्टो में लॉस भी देखे, हम्म शेयर मार्केट में लॉस भी देखे, और उन्होंने एक काफी स्ट्रगल के बाद अपनी एक लाइफ को सेट किया है। ठीक है। अब वो नहीं चाहते कि इस पड़ाव पे फ्लक्चुएशंस आए। फ्लक्चुएशन। तो जो चेंज करता है किसी भी समाज को, किसी भी देश को, कहीं पे कोई भी क्रांति आती है, रेवोल्यूशन आता है, तो यूथ करती है। यूज करते भारत में यूथ बहुत ज्यादा है। हैं। तो धीरे धीरे ये समझने लग रहे हैं। 10 करोड़ यूजर होना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ना। तो उनका माइंडसेट, तो देखो हमारे पूर्वजों का माइंडसेट बदलना आसान नहीं है। आप भी देखेंगे, आपके पिताजी शायद आपको ये बात कहें कि ये जुआ है, ये ऐसा है, वो कह देंगे, है ना। हाँ। लेकिन यूथ जब धीरे धीरे कमांडिंग पोजीशन में आएगा, इन्होंने वो चीज देख ली है, तो ये धीरे धीरे, जैसे यूपीआई की बात करें, आज से 10 साल पहले क्या लगता था कि ऐसे पैसा ट्रांसफर होने लग जाएगा? पॉसिबल, कभी सोचा भी नहीं था। और कुछ हाल फिलहाल में कोविड के बाद भी देखें अगर हम, तब ज्यादा ट्रांजिशन, एक रेवोल्यूशन आया है। इससे क्या हुआ? इससे दो काम बहुत तेज हुए। एक तो असली नकली वाली समस्या, और दूसरा बाजार में पैसा बढ़ गया। क्योंकि आपको अगर शाम तक अपनी जेब से 100 रुपए कैश यूज करने थे तो सोचते थे, फोन से नहीं सोचते। बट इससे दिक्कत भी है ना सर। ये बाजार का जो कैश बढ़ा ना, तो अभी आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए सोचेंगे। That's true. खर्चे तो आपने पक्के कर लिए, बिल्कुल। अब आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए सोचेंगे। और जब अवेयरनेस आएगी और आपको पता चलेगा कि दुनिया कमा रही है, तो वो भी कमाएगा। बिल्कुल। तो ये समस्या तो है। पहले तो उनको ये बताओ ये सही है, पहले तो बताओ ये लीगल है, ठीक है, फिर इसमें बताओ इसमें फ्यूचर है, फिर समझाओ फ्यूचर क्यों है। तो चैलेंजिंग है। लेकिन यूथ ज्यादा है, तो चैलेंज उतने नहीं रहेंगे जितने हमारे से पहले वालों ने फेस किए। ओके। जल्दी चेंज आएगा, जल्दी चेंज आएगा। जैसे आप बैंकिंग सिस्टम से भी जाएंगे, तो शुरू में साहूकारों को ये यकीन दिलाना मुश्किल था कि ये जो कागज का टुकड़ा है ये भी पैसा ही है। उनको यकीन नहीं हो रहा। बार्टर सिस्टम पे चलते थे तब। एग्जैक्टली। नहीं, ये तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1850 से पहले भी नहीं एक्सेप्ट करते थे लोग। वो तो गोल्ड ही पैसा है, सिल्वर ही पैसा है, या जमीन ही पैसा है। तो बताना पड़ा कि जितना नोट छाप रहे हैं उतना भारत सरकार के पास या सोना है, उस सोने के अगेंस्ट में छाप रहे। और पहले ये धारणा भी थी कि बैंक उतने ही नोट छाप रहा है, कोई देश उतनी ही करेंसी छाप रहा है जितना उसके यहाँ पे गोल्ड रिजर्व है। लेकिन अब 10% से नीचे गोल्ड रिजर्व है और 100% छाप रखा है। अब क्योंकि यकीन हो गया, रुपया देखते ही रुपया सही है। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। लेकिन इसको यकीन दिलाने में 50-60 साल लगे। आपके और हमारे जन्म से पहले तो नोट चल रहा था तो मान लिया, जिनके जन्म से पहले नहीं चल रहा था वो नहीं मानते। आज अमेरिका धड़ाधड़ डॉलर छाप रहा है, और ऐसा पहली बार होता है कि सारी चीजें ऑल टाइम हाई पे चली जाएं, कि मार्केट भी हाई हो, सिल्वर भी हाई हो, गोल्ड भी हाई हो, और क्रिप्टो भी हाई हो। क्योंकि अब असमंजस की स्थिति है कि ऐसा ना हो कि डॉलर बहुत ज्यादा धड़ाम से गिर जाए। और उनको ये डर चल रहा है कहीं ब्रिक्स वाले जाके अपनी करेंसी ना बना दे। हाँ, है ना। तो ऐसा आसान नहीं है जो आपका सवाल है, कि उनको समझाना आसान नहीं है। पहले तो ये समझाओ कि ये लीगल है, फिर ये समझाओ ये फ्यूचर है। लेकिन पहले से बहुत तेजी से लोग समझ रहे हैं, बहुत तेजी से समझ रहे हैं। ठीक है जी। जितेंद्र सर, बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स की, यानी कि यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर समथिंग कुछ कहते हैं, इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई आया, क्यूआर कोड आ गए, ये सारी चीजें जब से आई हैं, लोग कहते हैं कि हमें क्रिप्टो में जाने की जरूरत ही नहीं है, ये क्यूआर यूपीआई बेस्ड ही सब कुछ कर लेंगे। आप कैसे समझाते हैं उन लोगों को? देखो, दो चीजें हैं। ठीक है। एक तो यूपीआई में आपका बैंक शामिल है। ठीक है। आप यूपीआई डायरेक्ट नहीं कर रहे, एसेट टू एसेट ट्रांसफर नहीं है, मिडिलमैन है। हाँ। और अगर आप एक देश की फिएट करेंसी में करते हैं तो उसी देश में करते हैं तो सही है। ठीक है। लेकिन अगर उस देश से बाहर निकलते हैं तो डिजिटल एसेट, आप चाहे अमेरिका हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे दुबई हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वहां ट्रांसफर है, बिना मिडलमैन के, बिना छुट्टी के। यूपीआई एक देश के अंदर है, ठीक है, उसके अंदर वो बैंक शामिल है, उसका सर्वर काम कर रहा है, वो अगर नहीं चल रहा तो नहीं हुई। बिल्कुल। और फिर उसमें अगर गलती से संडे हो और एक ट्रांजैक्शन अटक जाए तो आपको मंडे को बैंक ही जाना है, और आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो कोलकाता से, ठीक है, और बैंक आपका दिल्ली में हो, तो आपको यहां आओ। एक
इसमें ना मिडलमैन है, हम्म ना इसमें कॉस्टिंग ज्यादा है, और ना इसमें नेशंस की बाउंड्री है। ओके तो ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है। बट सरकार तो ये भी कहती है हमने नेपाल में कर दिया है, हम सिंगापुर में भी कर रहे हैं, बाकी देशों में भी कर रहे हैं, तो यूपीआई तो वहां पे भी लीगल हो जाएगा, उस तरीके से बात हो जाएगी, तो क्या हो सकता है 2-3 देश कर दे, ठीक है। लेकिन ये तो ऑलरेडी 200 देशों में है। एग्जैक्टली ये तो आज उस लेवल पे ना, सरकार हो सकता है उसके मित्र देशों में 2-4 में और बढ़ जाए, लेकिन मुश्किल है 200 देशों तक फास्ट जाना। और जब जाएगी तो सरकार उस तरफ अगर रुख करेगी तो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन ऑटोमेटिक हो ही रहा होगा, तो वो भी अपना रूप ले चुका होगा। ठीक है सर, अगर हम मनी की बात करें या ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं पहले जो पैसा था या अभी भी जो पैसा है वो ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम से चलता है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं क्रिप्टो की, वो थोड़ा कोड बेस्ड सिस्टम है। ये ट्रांजिशन, ये जो रिशफल हो रहा है, लोग कैसे समझते हैं इसको? देखो, इसमें 2 चीजें शामिल है। ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले यही बात कही थी, ट्रस्ट आया था क्योंकि उनके जन्म पे वो चीज दिख रही थी। ओके एग्जैक्टली। ट्रस्ट उनको तो नहीं आया था ना जिन्होंने बाद में देखी। अब कोई बच्चा थोड़ा सा भी चलने लगता है, समझदार होता है, तो उसको मोबाइल समझ में आता है, लेकिन जिनके सामने मोबाइल आया था उनको धीरे धीरे समझ में आया। ट्रस्ट था, उसको देख रहे थे, ये पैसा इतने में चलता है, बाजार में चल रहा था। ठीक है। अब कोड बेस्ड जो चीज उसको चेंज कर रही है, एक तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है वहां पे। ओके। एक मैंने पहले का क्रॉस बॉर्डर है, अब रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग है। अब शेयर बाजार इतने साल से चल रहा है, 12-13 करोड़ यूजर क्यों बने? सोचने की बात है। 50 करोड़ क्यों नहीं बने इतने साल से? कोई चीज 125 साल से चल रही है तो 50 करोड़ डीमेट अकाउंट क्यों नहीं बने? क्योंकि रियल टाइम डाटा मॉनिटर नहीं है। अब भी बैलेंस शीट से छेड़खानी होती है, अब भी शेयर को ऐसे ही बढ़ाया जाता है। थोड़े दिन पहले आप काफी चलता है कि कुछ साहूकार यहाँ से लोन लेके और भगोड़े हो गए। बिल्कुल। क्यों हो पाए? बहुत बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं। ले जाते हैं ना, क्योंकि जिस एसेट को बैंक में मोर्गेज किया वो एसेट उतने की थी नहीं। ठीक है। यानी कागजों में छेड़खानी करी, कागजों में छेड़खानी करी तो एसेट बढ़ा दी। एक एग्जांपल भी काफी दिन चला कि एक साइकिल था 1200 रुपए का और 1,20,000 रुपए का साइकिल दिखा के लोन ले लिया। एग्जैक्टली। क्यों कर पाया ऐसा? क्योंकि रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग थी नहीं। एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किताब कोई फाड़ के किताब दूसरी बना सकते हैं। यहां पे वो चीजें नहीं है। एक बार जो ट्रांजैक्शन हो गया। अब लाइफ में जब तक इंटरनेट रहेगा वो ट्रांजैक्शन रहेगा। ठीक है। उस ट्रांजैक्शन के समय में किसी भी चीज में एडिट डिलीट नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट आएगा ट्रांसपेरेंसी से, रियल टाइम से, तो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे शिफ्टिंग। ठीक है। जितेंद्र सर, बहुत से लोगों ने भी सवाल किया आपसे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल आया वो भारत सरकार को लेके था कि भारत सरकार को ऐसी दिक्कत क्या है इन चीजों से कि इन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। बहुत से देश हैं जो कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को एक्चुअल में डर किस चीज का है? देखो, 2 डर है। एक डर तो है भारत एक इन समस्याओं से घिरा हुआ, हर देश घिरा हुआ नहीं होता। ठीक है। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, और यहाँ पे टैक्स सिस्टम इतना थोड़ा सा उलझा हुआ था कि ब्लैक मनी का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा है, और ये और ज्यादा जन्म देता है ब्लैक मनी को। डेवलपिंग कंट्रीज की समस्या रहती है। ठीक है। हम सरकार के टैक्स से पैसे को बचाना चाहते हैं। पैसा बचाने की परंपरा भारत में पहले से है, तो परंपरा जब बचाने की है तो टैक्स भी बचाते हैं। तो पहली चीज तो ये समझ लेते हैं कि भाई इस पे जो टैक्स बचाना है, टैक्स चोरी करना आसान है, तो सरकार को उस मेंटेलिटी से लड़ना है। ठीक है। फिर जो फंडिंग होती है टेररिज्म के लिए, क्योंकि हम जितना भारत ग्रसित है टेररिज्म से उतने आम देश नहीं है। वो चीज जर्मनी, जापान, अमेरिका, सऊदी नहीं है। तो वो फंडिंग ना हो जाए डायरेक्ट, क्योंकि अब मिडिल मैन नहीं है, एसेट टू एसेट ट्रांसफर है। तो सरकार चाहती है कि कई देश मिलकर मदद करें। तो एक ये समस्या है। दूसरी एक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम आयुषी जो सदियों से चला रहा है। जब चेंज आएगा, चेंज किसको अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं लगता। किसी को भी लगता है। और जो चेंज लाने वाले हैं वो 50 के पार वाले हैं, चाहे सचिव लेवल के हों, चाहे मंत्रालय के लोग हैं, एग्जैक्टली वो 50 से ज्यादा के हैं। तो वो इस चीज को इतना फास्ट नहीं समझ पाते, उस चेंज को। डेवलप्ड कंट्रीज में जो हमारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, MLAs MP होते हैं, वो बहुत होते युवा। हमारे यहाँ यूथ नामात्र के होते हैं, वही एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले लोग होते हैं। ये तो अब सरकार बदली है। अब सरकार जो है ऐसी आई है कि जो कोई भी आके बन सकता है। नहीं तो सरकार में क्या होता था, पीढ़ियों वाले चलते थे। सही बात है, वही चलते। तो उनकी सोच क्या थी कि वो बेशक 8 क्लास पास हो वही बनेगा, है ना। कुछ पार्टियां ऐसी होती थी कि
अध्यक्ष तो वही बनेगा देश में डेमोक्रेसी। तो जो उनकी सोच थी ही नहीं, ठीक है ना, वो वहां तक सोच ही नहीं पाए, देश के लिए तो सोच ही नहीं रहे थे। नेता बनने का मतलब क्या था कि मैं कैसे पैसे वाला बनूंगा, तो देश को क्यों सोचेगा। अब चेंज आ रहा है, चेंज धीरे धीरे आएगा और आएगा। सरकार का रुख पॉजिटिव है और सरकार से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि और पॉजिटिव हो। 1.01 TDS हो जाए और टैक्स उसके स्लैब में शामिल हो जाए, तो जितना अब तक सरकार ने कलेक्शन किया उससे 10 गुना कलेक्शन बढ़ जाएगा। ओके, सरकार का भी फायदा है। जो 2000 आदमी गए वो यही देते, वो शहर यहाँ नहीं बसा सकते क्या? अगर यहाँ धोलेरा जैसा शहर बन सकता है, यहाँ सूरत जैसी डायमंड सिटी बन सकती है, तो यहाँ से एक टैक्स सिटी भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। और टैक्स सिटी के अंदर रहेंगे तो ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना भी आसान रहेगा। ठीक है, आप सरकार ये जाग सकती है कि जो क्रिप्टो लवर्स हैं, जो हैं इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, ये टैक्स सिटी यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करा ले। दुबई ने सिटी बनाया है, हम क्यों नहीं बना सकते? हम भी एक हाईटेक सिटी बना सकते हैं। तो ये अगर सरकार कर लेती है तो और पॉजिटिव होगा। ठीक है जितेंद्र सर, जब हम बात करते हैं बैंक्स की, तो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन से जब मैं बैंक के बारे में पूछता हूं तो उनका एक लैक ऑफ ट्रस्ट दिखने लगा है। वो कहते हैं बैंक तो बने हैं स्कैम के लिए, बैंक बने हैं पर्टिकुलर, मतलब इन्फ्लेशन काउंट नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ों की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में भी फ्रॉड दिख जाता है। बहुत सारी चीज़ों को लेके बैंक की अगर हम बात करें तो लोगों में एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स है बैंक को लेके। क्या जब से क्रिप्टो आ गया है तब से ही ज़्यादा हो गया? नहीं, देखो आज अगर आप साइबर फ्रॉड की बात करेंगे तो भारत में हर रोज मोर देन 100 CR साइबर फ्रॉड है। एग्जैक्टली। और फिर बैंक सिर्फ चक्कर कटवाता है। और कई बार तो ये समस्या हो रही है कि मैंने OTP दी नहीं, बहुत सी ऐसी समस्या आ रही, मैंने ऐसा दिया ही नहीं। अब लिटरेसी रेट कम है तो फ्रॉड भी हो रही। अब बैंक को तो पैसे चाहिए, और बैंक में जो एम्प्लॉय बैठे हैं या बैंक के जो बैठे हैं, जो बैंक का जो भी सिस्टम है, वो क्यों चाहेंगे कि तुम्हारे पास से पैसा जाए? बिल्कुल सही बात है, कोई भी नहीं चाहेगा। कोई भी नहीं चाहेगा। इसलिए आनंद फानंद में 2017 ने RBI ने बैन किया। किसी चीज को बैन करने का अधिकार RBI को थोड़ा है। बिल्कुल नहीं। एक आदमी क्या चीज रख सकता है, RBI थोड़ा फैसला कर सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो बैंकों को देखो, जब सदियों से कोई चीज उसके पास हो और वो उसके पास से जाए तो बुरा तो लगेगा ही। अब लिटरेसी रेट भी कम है, तो बैंक से जो फ्रॉड होते हैं, आम आदमी क्या सोचता है, बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा, और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि एक आम आदमी जाते उसको सर्विस मिल जाए। एक और माइंडसेट भारत में बहुत घर किए हुए है। 80% गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक माइंडसेट है कि नौकरी मिल गई है, और नौकरी मिलने की और मेरे को सीट पर आने की तो तनख्वाह है। अब मैं कोई काम करूंगा तो कुछ चाहिए। ठीक है, ये बहुत सी जगह है। अब वो माइंडसेट एक दिन में तो चेंज नहीं होगा। सरकार आई है, सरकार ने रुख चेंज किया है, बिना पैसे के नौकरियां मिलने लगी हैं, काफी चेंज आया। तो ये चेंज नेक्स्ट पीढ़ी में आएगा। तो जो ट्रस्ट लेवल कम हो रहा है उसको भी धीरे 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 समय लगेगा बहाल करने में। और ये जो फ्रॉड, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, इसने ट्रस्ट लेवल को और हिला दिया है। और जब ये धीरे धीरे जब घूम के आता है, मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करूंगा, बहुत बढ़िया। पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या, भारतीय खूब भर्ती किए गए जी। और गांधी जी ने भी कहा कि अंग्रेजों के लिए लड़ो, अगर इनके लिए लड़ोगे तो ये हमारी कल मदद करेगी। तो उनको भर्ती वाला सार्जेंट की उपाधि भी दी गई जी। और बहुत से भारतीय अंग्रेजों की तरफ से लड़े। जब वो अंग्रेजों की तरफ से लड़े तो वो अलग अलग देशों के मोर्चों पे उनको, क्योंकि विश्व युद्ध था जी, अंग्रेज तो यूरोप में भी लड़ रहे थे, अंग्रेज अफ्रीका में भी लड़ रहे थे, अंग्रेज तो मतलब एशिया में भी लड़ रहे थे। तो उन्होंने कुछ जगह ऐसी जगह भी ड्यूटियां दी कि जहां पे वो देश आजाद थे। तो वो भाषा नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे समझने लगे कि एक आजाद देश के नागरिक को कितनी फैसिलिटी है। तो वो वहां देख के और धीरे धीरे वापस आए। कुछ जख्मी हो गए, कुछ वैसे ठीक ठाक। अब युद्ध की जरूरत पूरी हो गई तो अंग्रेजों ने उनको निकाल दिया। अब वो कुछ उनको थोड़ा बहुत दिया गुजारा भत्ता। अब वो शाम को घर बैठते, ठीक है, और मोहल्ले में बैठते तो कहानियां सुनाते कि हम वहां गए, वहां 9 महीने रहे, 2 महीने रहे, आजाद देश में ऐसा होता है, आजाद देश में ऐसा होता है, आजाद देश में ऐसा होता है। और वहीं से एक्चुअली जनमानस में वो चिंगारी जगी कि आजादी होना है। सही बात है।
एक्चुअली जो हिस्ट्री है ना, जो हमारे लिखने वाले थे उन्होंने बहुत बदली है, सब जानते हैं अपने, ये तो आगे का विषय है। इस पे भी कभी डिस्कशन जरूर हाँ, करेंगे। इस पे जरूर करेंगे। अब उनका योगदान को तो कम आंक लिया कि वहां से अवेयरनेस आई जी, और वहां से सारी चिंगारी हुई। तो जब ये अवेयरनेस आती है तो उसके आगे अगला मूवमेंट आता है। ठीक है। ऐसा ही इसमें है। आज ये बैंकिंग सिस्टम वाले टाइट होके बैठे हैं कि सब कुछ यहीं रहना है। यूथ जैसे जैसे बाहर जा रहा है, अब वो दुबई देख के आता है क्रिप्टो कैसे फ्रेंडली हो रखी है। अब जो फ्रीलांसर है वो सैलरी ले रहे हैं। बिल्कुल। अब अमेरिका में बैठा, यहाँ बैठा कोई उसको सॉफ्टवेयर की सॉल्यूशन दे रहा है और पेमेंट ले लेता है। अब बैंक को तो अच्छा नहीं लग रहा, कुछ उसके बनने थे, कुछ उससे बनने थे। एग्जैक्टली। लेकिन धीरे 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 जब वो यही यूथ बाहर घूम के आ रहा है जी, तो देख के आ रहा है कि कितना फ्रेंडली देश है, तो वही लोग धीरे धीरे यहाँ आवाज उठाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी फ्रेंडली होगा। क्योंकि उनके आने से आजादी हुई, तो ये यूथ बाहर जाके आएगा तो ये अर्थक आजादी को फील करेगा। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखेगा, क्रिप्टो के चलन को देखेगा, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को, वहां बैठा हुआ किसी दिन ये उसके पास एसेट होगी और उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये लेगा तो इसने उस फैसिलिटी को यूज किया होगा, तो ये उसके यूज्ड होगा। ठीक है, तो ऐसे करेगा। बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी की कहीं ना कहीं सक्सेस की, तो कहीं ना कहीं जनधन अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो बताए जाते हैं कि बड़े विजनरी रहे, अच्छे रहे और कई करोड़ लोगों ने उससे अकाउंट्स खुलवाए। ऐसा कब आएगा कि इस देश का प्रधानमंत्री ये भी कहेगा कि अब क्रिप्टो अकाउंट भी बनाने शुरू करो? क्या ये आप देख सकते हो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में? देखो, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो आजाद भारत में जिनका जन्म हुआ था। ठीक है। उससे पहले के जितने भी प्रधानमंत्री थे वो गुलाम भारत में जन्म हुआ था। ठीक है। तो विजनरी हैं। पहला काम यह था कि कैसे बैंक से जुड़े। बैंक से जुड़ेंगे तो बचत होगी, बैंक से जुड़ेंगे तो बैंक की योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है। एक पैसे से जुड़े, पहला काम तो जुड़ाव था। अब इनके बाद जो आएंगे या आगे और भी आएंगे जनरेशन जो है, बैंक से जुड़ गए हैं, अब उससे आगे किससे जुड़े? आगे क्या चीज है जो क्रॉस बॉर्डर है, और जब वो रेगुलेटेड हो जाएगी जी, वक्त ऐसा आएगा और जब वो उस चीज को यूज करेंगे। देखो, रेगुलेटर की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। आज केवाईसी सिस्टम हो गया है, आज टीडीएस हो गया है, आज इनकम टैक्स में शामिल हो गया। आगे कभी ना कभी आप सुनेंगे रेगुलेटर हो गए, ये रेगुलेटर इसको देखेगी। ठीक है। जैसे वो देखेगी तो इसमें उन जो पहले बैंक से ही नहीं जुड़े थे, तो पहला स्टेप था तो बैंक से जुड़े। अब बैंक के साथ जुड़ना है इन्होंने, तो अगला स्टेप कभी भी आ जाएगा और वो बहुत जल्दी भी आ सकता है। जल्दी भी आ सकता ठीक है, है, कभी भी आ सकता है। मोदी जी के शासन काल में आ सकता है, क्योंकि काफी समय तक हैं और विकसित भारत का सपना देखा है जी। तो विकसित भारत अगर होगा तो ये चीज मैंडेटरी है। ठीक है जितेंद्र सर, आपने विकसित भारत की भी बात करी, हम 2047 की भी बात कर लेते हैं, लेकिन हम उससे थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी कि आने वाले 5-10 सालों की बात करते हैं। क्या आने वाले 5-10 सालों में होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू द क्रिप्टो करेंसी और विद रिस्पेक्ट टू द, जैसे अभी कहते हैं कि मेरी सैलरी आ रही है तो मेरे अकाउंट में आ रही है, क्या आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि क्रिप्टो के वॉलेट में हमारी सैलरी आ गई? क्या क्या देख सकते हैं आप आने वाले टाइम में भविष्य? देखो, वॉलेट एक ऐसी चीज है जो होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर आप सोचो, सरकार में भी ये चला हुआ है चार, कहीं ना कहीं जहां मेरी बातचीत हुई चला हुआ है। ओके। आपकी जितनी भी एसेट है वो सारी एक वॉलेट में है। अब आपको कुछ भी पे करना है, ठीक है, वहां से करना है। आपको किसी और टैक्स की जरूरत ही नहीं है, उसी के ट्रांजैक्शन पे लगा दो। आयुष जी की 10 करोड़ की एसेट है तो 10 करोड़ चाहे रियल एस्टेट से, चाहे बैंक से, चाहे कहीं से भी है, सिक्योर्ड तरीके से ब्लॉकचेन के माध्यम से एक वॉलेट में है। ठीक है। अब वो कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका रिकॉर्ड हो गया। अब भारत में कितने लोग टैक्स देते हैं? बहुत कम है। अब जब वो वॉलेट से ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो टैक्स का मात्रा बहुत कम हो जाएगा और सभी का टैक्स हो जाएगा। सही बात है। अब उसमें सिर्फ इतना ही होना है, साल में 2 लाख तक ट्रांजैक्शन है तो इतना लगना है, 10 लाख से ऊपर है तो इतना लगना है, 20 लाख से ऊपर है तो इतना लगना है। तो टैक्स चोरी की घटना बच जाएगी। बिल्कुल। और सिक्योर्ड भी हो जाएंगे, क्योंकि वॉलेट से साइबर फ्रॉड रोक देगा ब्लॉकचेन पे। आगे कभी क्वांटम की आएगी तो उसमें और ज्यादा ब्लॉकचेन हैक नहीं हो रही तो साइबर फ्रॉड भी रुकेंगे, बिल्कुल, टैक्स चोरी भी घटेगी और सरकार को भी आसान हो जाएगा ट्रैक करना। और जो एक ये इन्फिल्ट्रेशन की समस्या हो रखी है वो घुसपैठिया वो हट जाएगी, क्योंकि वो पूरा वॉलेट का पूरा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर बन जाएगा। Exactly. तो ये तो डिमांड है, नीड है, इसको तो होना ही है। वक्त कितना लगना है ये सिर्फ फर्क है।
बट उम्मीद है कि ये जल्दी हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, हम जब डेफी में बात करते हैं तो नो बैंक नो परमिशन की भी बात करते हैं, है ना? ये क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आप हमारी जनता को समझा सकें, और ये इशू क्यों आता है? देखो, सपोज करो आपके पास अभी 1 लाख रुपए की डिजिटल एसेट है। ठीक है। ये पहले भी हमने यही बताया। अब 1 लाख रुपए का अगर आपके पास गोल्ड है तो आप लोन लेने जाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक डिसाइड करेगा। ठीक है। कि मैं किस उस पे आपको दूंगा। फिर कुछ हिडन चार्ज रखेगा। यानी एक बैंक के पास जो पैसा है उस बैंक में से उसका मैनेजर ने जो उन्होंने निर्धारित कर रखा है आपको इंटरेस्ट पर पैसे देगा। ठीक है। और कहे भाई कम से कम 1 महीने के लिए देंगे तो 1%, 1.25%, 1.5% ऐसे करके आपको लोन देंगे महीने का। और आपको कहेंगे ठीक है, आप चीज अब रखी है और आप भरते रहना, नहीं भरोगे तो इसको हम ऑक्शन करवा देंगे। एग्जैक्टली। अब मैंने कहा था डेफी में बैंक की तो जरूरत नहीं, 1 लाख रुपए का इथेरियम आपके पास था। ठीक है। आपको जरूरत पड़ी। अब भारत में रखते हैं तो भारत का रेट ऑफ इंटरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के हिसाब से ज्यादा था, लेकिन इटली वाले का तो बहुत कम था। एग्जैक्टली। और इटली वाले के पास पैसा रखा है, यूज में आ नहीं रहा, तो उसको भी यूज में लाना है। तो उसने एक चीज सिक्योर रख के आपको यूज के लिए दे दी, तो उसको भी वो मिल गया जो उस देश में नहीं मिल रहा था। ठीक है। और आपको भी वो मिल गया जो नहीं मिल रहा था। और फिर अगर आपने 1 तोले की एक रिंग रखी थी, ठीक है, तो आप उसको 5,000 रुपए के लिए गिरवी नहीं रखेंगे। बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। 5,000 रुपए के लिए क्या रखूंगा, खर्च ज्यादा लग जाएगा। 5,000 रुपए के रखूंगा यार, बैंक की फाइल चार्ज 1,200 रुपए का, 1,200 रुपए मेरा फाइल चार्ज है ही है। ठीक है। आपको एक लड़के को जरूरत तो पड़ेगी 5,000 की, उसके एजुकेशन के लिए जरूरत पड़ी, कोई एग्जाम के लिए जरूरत पड़ी। अब वो 1,200 रुपए फाइल चार्ज है, ये है वो है, 2,500 रुपए तो उसको लग गए। अब यहाँ पे वो 5,000 की चीज को ही रख सकता है और उसके ऊपर उसका कोई खर्च नहीं आना, कोई फाइल चार्ज नहीं लगना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होना, कोई केवाईसी नहीं होना। ठीक है। अब उसको 5,000 रुपए, अगर उसने 200 रुपए पे किया इंटरेस्ट, 200 रुपए पे करके वापस 5,200 रुपए में चीज वापस आ गई। वहां तो नहीं आनी थी, वहां तो उसके नॉर्म जितने थे। तो यहाँ 1 घंटे के लिए ले सकते हैं, 1 दिन के लिए ले सकते हैं, 1 वीक के लिए ले सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, उसके हिसाब का इंटरेस्ट ले सकते हैं, आपको जो सूट करे वो ले सकते हैं। तो जब इतनी आजादी होगी, हर कोई चाहता तो आजादी है। सही बात है, चेंज तो आएगा ही, बिल्कुल हर कोई आजादी मांगता है, तो चेंज तो आयुष जी आना ही है। सर, हम आजकल ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत सुन रहे हैं। मुझे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को बहुत एक टेक्निकल सा वर्ड लगता है, लेकिन अगर किसी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना हो तो वो कैसे जान सकता है? देखो, इसको आम भाषा में आप समझते हैं। ठीक है। एक जो दोनों के बीच में कोई भी काम होना है, शर्तें हैं, नियम है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। और लिखने के बाद अब वो ब्लॉकचेन पर है एग्रीमेंट। और पहले ही मैंने बताया ब्लॉकचेन पर जो लिख दिया वो एडिट और डिलीट नहीं हो सकता। अब एग्जीक्यूशन में आना है। ठीक है। अब ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, अब आप और मैं उसको दोबारा नहीं छेड़ सकते। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो पहले लिख दिया और वहां पे डाल दिया, अब एग्जीक्यूशन में आना है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जैक्टली। तो ये जितना भी डेफी का लेन देन होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। यानी एक बार जो आपने ले लिया दे लिया, मुझे चाहिए थे 5,000 रुपए, आपने बता दिया मैं लूंगा 200 रुपए। ठीक है। हमने दोनों ने एक जगह पे सबमिट करा दिया। अब ना तो मैं 200 से मुकर सकता, ना आप 200 से ज्यादा ले सकते। अगली शर्त भी लिखी हुई है, इस एसेट की वैल्यू इससे कम होगी तो ये ऐसे हो जाएगी, ना मैं उससे टल सकता। तो यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जो पहले लिख लिया, पहले सारी चीज उसकी टर्म्स कंडीशंस हो गई, अब वो ब्लॉकचेन पे चल गया, अब उसको एग्जीक्यूशन होना, उसमें चेंज कुछ भी नहीं हो सकता, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। वेरी गुड। और ये तो बहुत जरूरी भी रहेगा, और कितना अच्छा रहेगा। ये कई बार आपने मोदी जी के भाषण भी सुने होंगे कि ब्लॉकचेन क्यों जरूरी है। अब यहाँ पे ब्लॉकचेन के एक रेवोल्यूशनरी काम को देखें कि एक मरीज बीमार होता है, ठीक है, एक बंदा बीमार होता है, मरीज होता है, और उसको किसी हॉस्पिटल में जाना होता है। तो वो हॉस्पिटल वाला जाते ही सबसे पहले उसके सारे टेस्ट लिखेगा जी, और उसके टेस्ट की जो कीमत पड़ी है उसको, वो उसकी दवाइयों से कम है। यानी ज्यादा इनकम किसने कमाई हॉस्पिटल ने? टेस्टों में। अब उसको अगर 15 दिन 20 दिन या 1 महीने बाद वहां से आराम नहीं लगा और उसने हॉस्पिटल बदली कर लिया, तो वो हॉस्पिटल जाते ही सारे टेस्ट लेगा दोबारा से, सारे सब कुछ। और अगर यही रिकॉर्ड मैंडेटरी ब्लॉकचेन पर होता तो उस हॉस्पिटल को, अगले वाले को तो सिर्फ एक क्लिक करना था, सारा हेल्थ रिकॉर्ड होता। सही बात है।
तो उसके सामने वो टेस्ट वाला कॉलम हट जाता। हट जाता। अब जितना इंश्योरेंस सरकार ने दिया है, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था ये, जो आम आदमी भी इलाज करा पाता है, तो ये एक फ्रॉड और बच जाता कि वो हॉस्पिटल बिना बात का सरकार से वो बिल क्लेम ना कर पाते। तो ये तो आना है, आएगा, लेकिन स्टेप वाइज आएगा। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है। ठीक है। सब्सिडी किसने ले ली, सारा रिकॉर्ड वहीं रहे, आज रिकॉर्ड काट दे, क्योंकि ब्लॉकचेन तो ऐसा लेजर है जहां ना काट सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना एडिट कर सकते हैं। ये आएगा वहां पे, और कहीं ना कहीं करप्शन के चांसेस भी इससे बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है जितेंद्र सर, मैं जितने भी अपने दोस्तों से मिलता हूं, जब भी हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि अब तो बहुत देर हो गया, अगर क्रिप्टो से कुछ पैसे कमाने थे तो तभी कमा लेते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी यही सोचते हैं, आप उनको किस तरीके से समझाते हो? देखो, आपने राकेश झुंझुनवाला जी का नाम सुना है? जी। भारतीय शेयर बाजार में भारत का वॉरेन बफेट कहते हैं जी। जब टाइटन का शेयर आया था तो टाइटन के शेयर ने ही उनको पैसे वाला बनाया था ज्यादा, और टाइटन के शेयर वो तब तक लेते रहे जब तक जो पहला खरीदा था और आखिरी खरीदा, वो आखिरी वाला 30 गुना हो गया था। ओके। 30 गुना। तो अगर उनको ऐसा लगता कि देर हो रही है, 30% नहीं, 30 गुना, तब भी लिया, तो देर तो बहुत हो जाती। अभी तो 10% पॉपुलेशन में अवेयरनेस आई है, देर कहां हुई है? अगर ऐसे देर मानते तो टाटा स्टील तो कब से बनी, उसके शेयर क्यों लेते? सही बात। सही समय है एंट्री करने का, क्योंकि अभी तो रेगुलेटरी आ रही है, अभी तो अवेयरनेस आ रही है, अभी तो रेगुलेटेड होगी, तो अभी तो बहुत स्कोप है। ठीक है। नए उसको एंट्री करना चाहिए, वो करे थोड़े से, ये अलग सवाल है कि कैसे करे, कितने से करे, लेकिन देर नहीं हुई है, सही समय है, राइट टाइम है। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं यही समय है, सही समय है। एग्जैक्टली। जी सर, जो भी नए इन्वेस्टर हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो में, आप उनको किस तरीके से गाइड करते हैं और किस तरीके से गाइड कर सकते हैं? देखो, जब नया इन्वेस्टर एंट्री करता है तो एक चीज को समझे, ये रातों रात अमीर बनने की जगह नहीं है। एग्जैक्टली, बहुत जरूरी पॉइंट है। इसको समझ में आना चाहिए कि एसेट बनाने का तो है, ठीक है, लेकिन रातों रात नहीं, हथेली पर सरसों लगाने का काम नहीं है। सबसे पहले तो नया इन्वेस्टर अगर पैसे डालता है तो एक अगर उसको गाइड करने वाला हो तो अच्छी बात है, उसको बताने वाला हो अच्छी बात है, नहीं तो ये देखा कि मेरा प्रिंसिपल कहां पे सेफ ज्यादा है। ठीक है। और स्पोर्ट में करे, यहां फ्यूचर स्पोर्ट अलग अलग है, यानी उधार के पैसों पे ना करे। जैसे आप गोल्ड पे ही हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको उसके माध्यम से समझते हैं। 2012 में आयुष जी गोल्ड 31,000 रुपए तोला हो गया, 2012, और 2013 में डाउन आ गया, 2018 में दोबारा 31,000 आया, 6 साल में तो वहां पहुंचा जहां पहले था। अगर अब कमोडिटी ट्रेडिंग में फ्यूचर में लिवरेज लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप 20 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हैं, जितने दिन होल्ड करेंगे हल्का सा ब्याज ले लेंगे। ठीक है। अगर 6 साल तक आपके पैसे उधार उठाए होते तो सही बात है। तो सबसे पहले तो जो आपके पास जो नया इन्वेस्टर है वो अपने जो उसके पास, देखो डाइवर्सिफिकेशन एक चीज है पैसे में सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए ही आए थे। ठीक है। तो डाइवर्सिफाइड होने के लिए थोड़ी पूंजी से करें, जितने आपके पास आपको पता हो कि ये तो मेरे को 5 साल तक भी मेरे पास है, थोड़ी से करें, और फिर सीखने का प्रयास करें, खाली पैसे डाल के ना छोड़े, क्योंकि भारत की एक समस्या और बहुत बड़ी है, यहाँ पे फाइनेंस की एजुकेशन नहीं है। यहाँ पे क्योंकि समस्या कहाँ पे है इसको समझे आप। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो लॉर्ड मकाले साहब ने हमारे को बाबू बनाने के लिए, कि अंग्रेजों की मदद करने के लिए दिया था, एंग्लिसाइज्ड, एग्जैक्टली, है ना। तो हम तो बाबू बनने के लिए एजुकेशन ले रहे हैं, साहूकार बनने के लिए नहीं। तो फाइनेंस की जब एजुकेशन नहीं है तो उनको भी नहीं है। तो इससे आजकल तो आप जैसे जो यंग लड़के हैं उन्होंने बहुत इसमें मदद की है कि ये पॉडकास्ट वाला एक ऐसा सिस्टम किया है कि सबकी इंफॉर्मेशन एक जगह पे इकट्ठे करके ला दिया। कुछ एक्सपर्ट है वो रोज अपना ज्ञान को शेयर करते हैं जी। तो पहले स्पोर्ट से करें और फिर नॉलेज लें, और
कम से कम जितना उनका जो अभी कोई ऐसा है जिसका पोर्टफोलियो 10 करोड़ का है, ठीक है, वो 10 लाख से कर सकता है, लेकिन जिसका पोर्टफोलियो 1 लाख का है वो 1 लाख से ना करे, सही बात है, वो 10,000 से करे। कैलकुलेटेड रिस्क कहीं ना कहीं। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क ले, ठीक है, और नई चीज में नई क्रांति उसमें कदम रखे, लेकिन तालाब के किनारे से शुरू करे, तालाब के बीच से ना करे। तालाब में जाना तो है, बहुत जरूरी है ना, लेकिन तालाब के बीच से थोड़ा तालाब में जाना है, तालाब के तो किनारे से जाना है। सही बात है ना। तो एक इस चीज को सीखे, ठीक है, स्पोर्ट में करे, और जितना उसके पास पोर्टफोलियो उसके 10% ज्यादा से ना करे जी। और फिर इतना आजकल तो इतना वो है, आइडेंटिफाई करे असली नकली की, असली कौन सा है नकली कौन सा है उसकी आइडेंटिफाई करे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है जितेंद्र सर, एक पॉडकास्ट बहुत वायरल हुआ था विजय माल्या का जी, राज शमानी ने लिया था, इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्टर हैं, 4 घंटे का करीबन वो पॉडकास्ट रहा। उस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत से देश के जो युवा हैं उन्होंने विजय माल्या को आइडियलाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि विजय माल्या जैसा इंसान हमने जिंदगी में देखा नहीं। जब लोग किसी इंसान को इतना ज्यादा प्रेज कर लें, और वो भी तब जब इंसान ने इतना गलत किया है, तो इस देश में फाइनेंस की जो नॉलेज है वो तो बहुत ही लिमिटेड है, फिर लोगों को शायद सच ही नहीं पता। जैसे हम बात कर रहे थे विजय माल्या जी, विजय माल्या जी की, देखो जो उम्र में बड़ा है मेरे लिए तो जी, मैं उसको वो चीज नहीं ठीक देखता। है, मैं जब आपकी तरह युवा था जी, तो मैं भगत सिंह और सुभाष जी की थ्योरी से मैच करता था, और गांधी जी का कहीं ना कहीं ऐसे रहता था, ये थ्योरी तो खंडन करते थे। ठीक है। विजय माल्या के इंसिडेंट को मैं गांधी जी की बुक से जोड़ूंगा। ठीक है, कैसे सर? गांधी जी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, जब मैंने उसको पढ़ा उससे पहले मेरी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। ठीक है, वहां पे उन्होंने 2 बात कही कि दुनिया में सबसे मुश्किल 2 काम कौन से, ये पहले ही पेज पे कि आपसे कोई गलती हो जाए आप माफी मांग लो, और कोई आपसे माफी मांगता हो जी, दिल से माफ कर पाओ। अगर विजय माल्या से गलती हुई है ओके, तो यहां कोर्ट में आता, वो सही है या गलत भारत की कोर्ट में साबित करता। सही बात है, एग्री। आप परिस्थिति से भाग रहे हो, आइडल कैसे हो सकते हो, भगोड़ा कैसे आइडल हो सकता? कोई फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ, उसने क्या पे कर दिया, यहां कोई फांसी थोड़ा दे रहा है। और अगर ऐसे सबको फांसी कोर्टें दे रही है, भारत में तो न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारत में एक सबसे नीचे की अदालत को डिसीजन देती है तो ऊपर की अदालत ये कभी नहीं बोलती आपने डिसीजन क्यों दिया, वो डिसीजन को पलटती है, उससे नहीं पूछती। तो यानी स्वतंत्र न्यायपालिका, तो न्यायपालिका स्वतंत्र थी तो यही सरेंडर करता। सही बात है ना। अब आप उस फ्रॉड को करके यह हुआ है नहीं हुआ, वो तो अदालत का काम था, वो तो बैंकों का काम था। लेकिन अगर आप भगोड़े हो तो फ्रॉड है, क्योंकि आपने तो सामना नहीं किया, भाग रहे हैं आप भाग रहे हैं। तो भागने वाला आदमी किसी का आइडल कैसे हो सकता है? सामना करने वाला, जैसे अपन अपने भारतीय भाषा में भी कहते हैं आयुष जी, मर्द तो वो होता है ना जो सामने आए। बिल्कुल सही बात है, एग्री। तो मर्द तो वो होता जो सामने आता, और वो तो पैसे वाला रसूख वाला था। आप अगर भाग्य हो तो मर्द का हो, और मर्द नहीं हो तो मर्दों के आइडल कैसे हो? सही बात है। यहां तो वीरंगनाओं की अनेक कहानियां हैं, आदमियों की तो बहुत ज्यादा है ना। तो आपको डट के मुकाबला करना था, और न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, डिसीजन देती। किसी को अपनी बात रखने से ऐसा लगा ये ठीक करा, ये ठीक करा, ये ठीक नहीं करा। भैया एक बेसिक चीज को समझो कि ये भाग रहा है, आप अगर युद्ध से भाग गए, वजह क्या है ये मैटर नहीं करते। आप भाग गए, आप भगोड़े हो गए, न्यायपालिका पे विश्वास नहीं किया, इसका मतलब जो भारत में रह रहे वो बेवकूफ है। सही बात है। आपने अगर पैसे को गलत तरीके से लोन लिया, और वो आदमी कैसे कह सकता है जो पार्टियों पे खर्चा या नाप शनाप किया? आपने सब जगह पे अनाप शनाप किया, आपने बड़े सपने देख लिए, हजारों करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए ऐसी पार्टियों पर, उस पर, और आप अब सही ठहरा रहे हो अपने आप को? नहीं। यूथ तो क्या है, थोड़ा सा उसकी पार्टियों में चकाचौंध में उसको इतना दिमाग नहीं है। लेकिन आप एक ही चीज से समझो कि जो भगोड़ा है ना वो सही नहीं है। यहां कोई फांसी की सजा थोड़ी है फ्रॉड करने पर। सही बात है। फ्रॉड करने पर तो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है। वो तो ऐसा होता उसने कई मर्डर कर दिए होते, या खूंखार ऐसा, या रेप केस वाला होता, ऐसा होता तो फांसी थी ना, तो सामना करता। तो मैं उसको सही नहीं ठहराऊंगा। ठीक है, तो उसको सामना करना चाहिए, सामना करना चाहिए। ठीक है। कोर्ट का क्या जितेंद्र सिंह को जिंदगी में कोई मलाल रहा? नहीं, देखो जो भी दिया है ना परमात्मा ने, जो हमने मांगा उससे ज्यादा दिया है। ठीक है।
और अभी तो बहुत बाकी है। हम्म, और हमने जहाँ से देश सेवा शुरू की, जी, हमने तो सिपाही से शुरू किया, हम्म, वहीं पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हम्म, वहीं पे नेशनल खेले हैंडबॉल हम्म, में, तो वहीं पे हमने मार्केट की ऊंच नीच देखी। तो हर भगवान ने बहुत दिया है, मलाल की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी तो हमारी एक मुहिम है, हम्म, बचत कैसे करनी है और नशे से दूर कैसे रहना। ओके, अभी तो उसे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके। हाँ धीरे धीरे करके। बहुत दिया मालिक ने, मलाल कोई नहीं। इस देश में बहुत सारी फिल्में बनी हैं। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, स्कैम्स की बात करते हैं, कोई देखी आपने हाल फिलहाल में? कोई मूवी देखी हो, वेब सीरीज देखी हो? मैंने हाफ देखी थी हर्षद मेहता वाली, हर्षद मेहता, हाँ, मतलब सीरीज थी वो, ठीक है, देखी थी। फिर उसमें कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि कदमी ने किया तो गलती है और उसका महिमा मंडल हो रहा है। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि मेरी ये थ्योरी नहीं है कि गलत करे और उसका महिमा मंडल हो। तो ज्यादा नहीं देखी। और कहीं ना कहीं उससे देश का युवाओं पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, उनको भी वही फिर वो आइडियलाइज करते हैं, जो हमने अभी विजय माल्या की भी बात करी। देखो, अगर लिटरेसी रेट कम है और स्ट्रगल है, यहाँ क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है। आप देखेंगे तो यूपीएससी में बहुत ज्यादा वो है, नीट में बहुत ज्यादा है, आईआईटी में ज्यादा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो इजी चीज जल्दी अट्रैक्ट करती है। एग्जैक्टली। तो वो इजी वे है और हर किसी को करते हैं, तो रहेगा। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे चेंज आएगा, डेवलपिंग कंट्री में ऐसे ही आता है। बहुत ताकत है भारत के युवाओं में, दुनिया भर में जाके डंका बजाया है। आज चाहे गूगल के सीईओ हों, चाहे कहीं के भी हों, सब यही बैठे हैं, है ना। आज पेप्सी के इंदिरा नूई देखो, चाहे सत्या नडेला देखो, तो धीरे 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 चेंज आएगा और डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसे ही आता है। ठीक है जितेंद्र सर, बहुत सारे लोग होंगे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। अगर आप कैमरे में देख के उन लोगों को बता दें कि आपसे कैसे वो जुड़ सकते हैं, आपके सोशल मीडिया हैंडल हैं या बाकी आपसे किस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है? जैसे ही मैं ये कहूँगा कि एक ये फाइनेंस की यात्रा है जिसको हम तय कर रहे हैं, और एक फाइनेंस की एजुकेशन है जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसी में हमारे चैनल का लिंक रहेगा नीचे, आप उस लिंक पे आएँ और जो फाइनेंस से संबंधित आपके सवाल हैं उनको लें। आप यात्रा तय कैसे करनी है उसको लें, शुरुआत कैसे करनी है उसको लें, यहाँ पे एसेट आपने बनानी है तो उसको कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कनेक्ट हो। जितेंद्र सर, इस देश के युवाओं को या जो भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आप उनको कोई भी एक इंस्पिरेशनल मैसेज या कुछ भी एक चेतावनी या कुछ भी अगर कहना चाहें तो कह दें। देखो, मैसेज तो ये है कि एक तो वो शुरुआत जरूर करें, चाहे थोड़ी खरीदें, ठीक है, इस इंडस्ट्री में एंट्री जरूर करें। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एंट्री को रातों रात अमीर बनने के लिए ना करें, सीखने के लिए करें। एग्जैक्टली। जब आप सीखेंगे तो बाकी चीजें तो, एक मूवी है 3 इडियट्स, उसमें कहते हैं आमिर खान साहब, जो डायलॉग फिल्माया गया है कि आप काबिल बनो, बाकी चीजें तो जग मार के आएंगे। तो युवा जो है वो रील ऐसी देखे जो उसको टारगेट अचीव करने में लगाए। ब्यूटीफुल। मनोरंजन के लिए ज्यादा समय ना दे करके और अचीवमेंट की तरफ बढ़े, जहां खड़ा है वहां से आगे चले। बहुत माइलस्टोन स्थापित किए हैं भारतीय सीईओज ने और अलग अलग जगह वैज्ञानिकों ने, सबने। तो वो भी आज अपने आप को जहां खड़ा है वहां से 1 इंच आगे बढ़े और अपने टारगेट की तरफ बढ़े। ठीक है। और शुरुआत करेगा तो सीखेगा। तालाब में किनारे पे जाएगा, पानी में जाएगा तो गहराई का धीरे धीरे अंदाजा होगा। और चेतावनी है कि रातों रात अमीर बनने के सपने ना देखे और ऐसे कॉपी ना करे कि उसके इतने बन गए मेरे बन जाएंगे, और सीखे, असली नकली की पहचान करे। मैं तो यही कहूँगा। जितेंद्र सर, बहुत 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 शुक्रिया आपका आज के पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड आज का पॉडकास्ट वाज नॉट जस्ट अ कॉन्वर्सेशन, बट इट वाज अ मैसेज, इट वाज अ वार्निंग एंड इट विल बी अ मैसेज फॉर एवरीवन कि किस तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेके जो भी भ्रांतियां फैली थी इस देश में, आई थिंक आज वो क्लियर हुई होंगी। एंड वंस अगेन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, बहुत जरूरी था ये पॉडकास्ट। थैंक यू जी। मुझे लगा ही नहीं कि एक यंग लड़के को क्रिप्टो का और देश का पॉलिटिक्स का इतना अच्छा नॉलेज होगा। मैं ये मान रहा था कि चलो ठीक है मिलते हैं, लेकिन इतना अच्छा आपको देश की अर्थव्यवस्था का क्या, पॉलिटिक्स का क्या और क्रिप्टो का सबका बहुत गजब का नॉलेज है। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच जितेंद्र सर। ओके, सो दिस वाज द पॉडकास्ट एंड आई बिलीव आपको आज फाइनेंशियल
लिटरेसी से लेके बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज मिली होगी। क्रिप्टो के बारे में डिटेल डिस्कशन हमने ले लिया। हम ट्राई करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितेंद्र सर को दोबारा से पॉडकास्ट पे लाया जाए और कुछ नए टॉपिक्स पे बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स अभी भी रहते हैं, बहुत सारे सवाल अभी भी रहते हैं। आप क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में आप जो भी सवाल लिखेंगे, हम ट्राई करेंगे कि अगले पॉडकास्ट में उन सवालों को जरूर कैटर करें। सो आई आयुष जी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।